रुकने पे आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब वो बॉडी क्या कहलाती है, तब वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। ठीक है, तो यही हमें यूज करना है। क्या कभी भी इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला आएगा कि समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस कितना होगा आपका, 0। तो हमने इसी फॉर्मूले से प्रोसीड किया, तो हम इस पे लगाते हैं ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्यू जो चार्ज है, देखो ये क्यू जो है दो फोर्स लगा रहा होगा। एक तो इस स्मॉल क्यू की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, अपन ने उसे F1 मान लिया। ठीक है, और एक जो है आपका ये पहला फोर्स हो गया। ठीक है, अब ये जो क्यू है, एक और जो क्यू चार्ज है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। तो हमने कुछ डिस्टेंस मान लिया, हमने इसे r मान लिया, इसे भी r मान लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस हमने फाइंड कर लिया। अब ये दोनों फोर्सेस जब हम फाइंड करेंगे तो F1 हमारा कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, सिमिलरली F2, ये इसको इस पे फोर्स अब जो लगेगा इस Q चार्ज की वजह से, वो क्या हो जाएगा F2, तो F2 क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/2r का स्क्वायर, क्योंकि ये सेपरेशनल डिस्टेंस कितना है, 2r है, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब नेट फोर्स 0 चाहिए, तो Q पे नेट फोर्स 0, कितने फोर्सेस लग रहे हैं Q पे, दो फोर्सेस लग रहे हैं। अपन को नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स क्या होगा Q पे, तो कैपिटल Q पे एक F1 फोर्स लग रहा है, एक F2 फोर्स लग रहा है। अपन को इसको किसके इक्वेट करना है, 0 के इक्वेट करना है, तो कर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r² प्लस 1/4πε0 कैपिटल Q बाय 2r का स्क्वायर है ना, तो 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो देखो अब यहाँ से कुछ चीजें कॉमन ले लें। अब ये देखो 1/4πε0 Q/r² दोनों में कॉमन है, तो मैंने ये कॉमन ले लिया। ठीक है, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्मॉल क्यू बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, Q/4 बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये 0 के इक्वल है, तो ये पूरी चीज भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। ये पूरी चीज भी 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 0 इज इक्वल्स टू Q प्लस Q/4। तो आपका Q कितना आ गया, स्मॉल क्यू आपका कितना आ गया, -Q/4। अब आपको ये किसी भी शेप के लिए आ सकता है क्वेश्चन, कुछ भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। नेट फोर्स 0 है, तो जितने भी आपके होंगे फोर्सेस, आप उन सबको देखेंगे कि हर चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इसके बहुत वैरायटी है। ये समझ में आ गया ना, डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आ गया, ये डिलीट कर रही हूँ, कर दूं। यस मैम। अब देखो, ये जो है आपको एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे कि मान लो कोई आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, कोई स्क्वायर है, यहाँ पे कोई चार्ज रखे हैं अलग अलग, मान लो ये कुछ चार्ज रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, आपसे पूछेंगे बताओ सेंटर पे कोई चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, तो कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल पे बहुत सारे चार्जेस रखे हैं। ठीक है, तो उसके सेंट्रॉइड पे, उस अगर यहाँ पे कोई सेंट्रॉइड है तो बताइए उस पे कितना फोर्स लगेगा। यहाँ पे चार्ज रख दिया, तो बहुत सारी वेराइटीज बोलते हैं। ठीक है, क्यू की वैल्यू को पूछने बोलते हैं, टोटल फोर्स बोलने को पूछते हैं। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो कूलम्स लॉ है आपका, वो कंजर्वेशन ऑफ फोर्स को फॉलो करता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे टोटल फोर्स निकालने के लिए। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी गई है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन दी गई है, तो आप क्या लगा सकते हैं, नेट फोर्स 0 लगा सकते हैं। अगर दो फोर्सेस, हाँ ये भी बोल सकते हैं, अगर दो फोर्सेस आपके कुछ एंगल में दिए हैं, दो फोर्सेस आपको कुछ एंगल में दिए हैं और आपको रिजल्टेंट निकालना है अगर, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हैं ये। अगर दो फोर्स आपको दिए, रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा वेक्टर में, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, थीटा आपको ये गिवन रहेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसी में से बनते हैं ना, एक मैंने बता दिया। अब बाकी जो वेराइटीज हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट हैं, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। नहीं बनेगा तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दो, मैम ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आई विल सेंड द सॉल्यूशन और आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, क्योंकि टाइम कम रहता है ना अपने पास, तो जल्दी जाना है, लेकिन इतने ग्रुप क्वेश्चंस तो बनते ओपन हैं। करवा लो जी।
हाँ मैं हूँ ग्रुप पे, आप लोग सेंड करना ना। ओपन ओपन नहीं हो रहा जीवा, एडमिन ही भेजेगा जी सिर्फ मैं। नो मैम ओपन है। ओपन है, ओके ठीक है, तो मैं करवा दूंगी, ठीक है, नो इश्यूज, मैं बोल दूंगी, ठीक है। तो ये आपको इतने सारे तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ अभी हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो कॉन्सेप्ट आपको बस याद रखना है। ये फॉर्मूला कई बारी यूज होता है ना, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। ओके मैम ये कौन सा फॉर्मूला है, ये f12 प्लस f22 f2 का स्क्वायर? ये वेक्टर में पढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ सम एडिशन, रिजल्टेंट पढ़ते हैं। अगर दो कोई भी चीज है, दो फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज अगर किसी एंगल पे हैं, तो उनका रिजल्टेंट ये आता है, दिस। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर ने पहले चैप्टर नहीं पढ़ा। वेक्टर 11th क्लास में पढ़ते हैं ना, अगर नहीं आता Yes, तो ma'am. आई विल एक्सप्लेन, नो नॉट एन प्रॉब्लम। अच्छा अभी ऐसे ही एक इजी सा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, सॉल्व आप लोग खुद कर लेना। ओके नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल इज। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं ना, इलेक्ट्रॉन, दो चार्ज पार्टिकल हैं, 1 मीटर का डिस्टेंस दिया है, तो फोर्स क्या होगा, बहुत इजी है, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। 1/4πε0 वही हो जाएगा, ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, सब वैल्यूज आपको दी है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग का हो Yes, जाएगा ma'am. ना। नेक्स्ट, ओके Yes, ma'am. ओके, देखो ये कुछ वैसा ही आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, 3 identical charges are placed at the vertices of equilateral triangle. The force experienced by each charge is, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उस पे क्या किए हैं, तीन एक जैसे चार्जेस रख दिए हैं, Q Q एंड Q। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सबका लेंथ सेम होगी ना, L L L ले लेते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हर जो चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है, ये आपका कोई क्वेश्चन है एम्स 2016 का। कोई सॉल्व करे, आप लोग को मैं 2 मिनट देती हूँ, सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आंसर आपका, देखते हैं सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। सेम जैसा मैंने अभी समझाया ना वैसे ही कुछ होगा, बस आपको ये देखना है कि हर पे कितना फोर्स लग रहा होगा, बस इतना सा समझना रहता है हर बारी। 1 मिनट में थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं तो हेल्प करूंगी। यस, क्या होगा आंसर, के क्या बाय आर स्क्वायर हो जाएगा जी मैडम जी, क्योंकि जी यहाँ दोनों नीचे वाले फोर्स हैं जी वहाँ जीरो हो जाएंगे जी, और ऊपर वाले ही लगाएगा जी सिर्फ फोर्स। ओके ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ यस। हमें नेट फोर्स बताना है किसी भी चार्ज पे ना, कोई भी एक चार्ज पे हमें नेट फोर्स बताना है, बीच में जी चार्ज नहीं एक पे, किसी एक पे निकाल लो, ये मान लेते हैं इस क्यू पे आपको नेट फोर्स निकालना है ना, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स आपको ये निकालना है ना, इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, या फिर ये ले लो, ये ले लेते हैं, इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा है, मान लो अपन को ये एफ टोटल पता करना है, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का बनेगा, और सबकी लेंथ एल एल रहेगी। ये अभी जो मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया ना, इसमें वही यूज होगा, देखो बताऊं मैं, हाँ जी ओके देखो क्या कह रहे हैं, हमें किसी एक चार्ज पे, ईच चार्ज ना, हर चार्ज का निकालना है, तो क्योंकि तीनों सेम ही है और तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री बनेंगे, तो एक पे फाइंड आउट कर लेते हैं, तो मान लो इस चार्ज पे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, तो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी L है, तो इस पे कितना लग जाएगा फोर्स, इस पे फोर्स लगेगा F1 ले लेते हैं ना, 1/4πε0
ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। ठीक है, अब क्या करें, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का। अब देखो राइट हैंड साइड पे भी एक चार्ज है, एक ये क्यू है और एक ये क्यू है, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस एल है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा F2, इस पे भी सेम फोर्स लगेगा, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय, सॉरी एल से लिखा है ना मैंने, तो एल लिख देती हूँ, एल का स्क्वायर। लेकिन ये दोनों एंगल पे है इस बारी, कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इनका, हमारा रिजल्टेंट एफ आ जाएगा अंडर रूट निकल गया F1 स्क्वायर, यस निकल गया, F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप कॉस थीटा, तो थीटा की वैल्यू इक्विलेटरल ट्रायंगल कितनी हो जाएगी अपन की, कॉस थीटा मतलब कॉस 60, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 की अब F1 F2 की वैल्यू रखें, तो F1 F2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा अपना ये, यस क्या हो जाएगा, मैं F1 की जगह भी F1 ही चलने देती हूँ ना, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस, देखो F1 F2 दोनों इक्वल हैं, देख के ही लग रहा है ना, पता चल बीच रहा है। में ठीक है, तो ये भी, इसको भी मैं F1 ही लिख देती हूँ। ठीक है, और ये F1 इंटू F2 भी को मैं F1 लिख देती हूँ, तो ये भी हो जाएगा 2F1 का स्क्वायर, और cos 30 कितना, cos 60 कितना होता है 1/2, राइट, तो cos 60 कितना हो यस जाएगा मैम 1/2, 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो F मेरा कितना आ गया, मैडम जी हाँ जी, कोस 30 नहीं आना चाहिए था जी, जो इस पर लगाएगा जी बीच में से नहीं जाएगा जी दोनों के बीच। यस पीछे से बहुत आवाज आ रही है, माफी, म्यूट कर रही हूँ जी, समीरा बोलो, कुछ आवाज इंटरप्ट हो रहा था, बोलो। हाँ यो जी क्या हो जी, इस पर क्या ऊपर फोर्स लगाएगा जी, इस साइड मतलब इनके बीच का एंगल 60 होएगा जी, मतलब 60 के बीच में तो नहीं जाएगा, फोर्स होएगा जी, वहां निकाल लेंगे जी, कोस 30 नहीं होएगा जी। cos 30 नहीं होगा, cos 60 होगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है, मैंने तो 60 डिग्री एंगल लिया है। ठीक है जी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया हमारा, F आ गया अंडर रूट 3F1 स्क्वायर, अंडर रूट 3F1 स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3F1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। और कोई डाउट है क्या समीर, इसके अलावा कुछ डाउट है आपको बच्चा, ना जी, यही था ना, cos 60 की वैल्यू 1/2 ही होती है। ओके ना जी मैंने कह रहा था मतलब बीच में तो नहीं जाया करे जी, जस्ट रिजल्टेंट लगे करा जी उनके बीच का। नहीं, तो उनके बीच का एंगल ही देखेंगे, देखो अगर यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज होता ना, तो फिर हमें एंगल 30 डिग्री लेना पड़ता उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए, लेकिन अभी ये दोनों, देखो ये दोनों जो चार्जेस हैं, ये Q और ये Q, ये दोनों 60 डिग्री के एंगल पे हैं। ठीक ठीक है है, जी। ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन का अंडर रूट 3F1, अब चाहें तो अपन F1 की वैल्यू भी रख सकते हैं, F1 की वैल्यू ये पूरी थी, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसे अंडर रूट 3, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कई बार के से भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आ गया, समझ में यस आ मैम गया, Yes, ma'am. यस मैम। ओके नेक्स्ट, अच्छा देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहे हैं, टू चार्ज पार्टिकल्स, नहीं टू चार्ज स्फीयर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d exert force on each other, दो चार्ज स्फीयर हैं, ठीक है, दो चार्ज स्फीयर हैं, किसी डिस्टेंस पे रखे हैं, d डिस्टेंस पे रखे हैं, तो कह रहे हैं दे exert force on each other, तो इन दोनों पे क्या लग रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है ना, अब हमें नहीं मालूम वो रिपल्सिव है कि अट्रैक्टिव है, ठीक है, इफ दे आर इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2, अब वो बोल रहा है पहले तो ये एयर में था, ये जो दो स्फीयर्स थे पहले किस में थे, एयर में थे, एयर में थे तो फोर्स कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर,
डी स्क्वायर, डी दिया है इन्होंने ना, सेपरेशनल डिस्टेंस बोल रहे हैं। अब इन स्फीयर्स को किस में रख दिया, लिक्विड में रख दिया, और जो कांस्टेंट है आपका वो कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है, ठीक है। फिर पूछ रहे हैं देन व्हाट विल बी द फोर्स, अब जो फोर्स है वो कितना होगा, इफ ऑल अदर कंडीशंस आर सेम, अगर बाकी की जो कंडीशंस हैं वो आपकी कैसी हैं, सेम है, जैसे पहले थी, बाकी की पूरी कंडीशन आपकी वैसी ही है, तो आपका फोर्स कितना बदल जाएगा। यस यस फोर्स हो जाएगा जी। ओके जी, बताएं साहब बाकी। देखो अभी क्या करा है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया उन्होंने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब किसी मीडियम में रख दिया, ठीक है, मीडियम में रख देंगे तो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी दिया है अपन को 2, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो चेंज होगा ही, तो बस हमें वही बताना है कि कितना फोर्स कम होगा। यस अदरदिन समीर आंसर्स बताएं। यस देखो नॉर्मल हमारा फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डी। हाँ हाँ देखो क्या होगा, Q1 जाएगा यहाँ पे। यस क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, नॉर्मल रहता था। लेकिन देखो अभी तो अपन मीडियम में आ गए ना, ठीक है, अभी मीडियम में आ गए, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, क्योंकि ये होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बाकी तो वैसे का वैसे ही रहेगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मान लो आप इसे F1 से लिख रहे थे, इसे मान लो आप F2 से लिख रहे थे, तो इन दोनों को जस्ट अपन डिवाइड करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, इनको क्या करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, हमें आंसर चाहिए ना, इनको क्या कर दें हम, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, F1 डिवाइडेड बाय F2 इज इक्वल्स टू, देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 की सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा E नॉट F1 अपॉन बाय E आ जाएगा। हाँ क्या आ जाएगा, E नॉट बाय E आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, E नॉट बाय E, नहीं E नॉट बाय E नहीं आएगा, अपॉन में है ना ये, 1/E नॉट और 1/E आएगा, ठीक है, 1/E नॉट और 1/एप्सिलॉन आएगा। अब आगे मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। यस तो ये क्या हो जाएगा, F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू E बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे E बाय एप्सिलॉन नॉट जो है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, इसे क्या बोलते हैं, E बाय एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, या फिर इसके और भी नाम होते हैं, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू अपन को कितनी दी है, 2 गिवन है, इसकी वैल्यू 2 गिवन है, तो F1 बाय F2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का रेशो कितना हो गया, 2:1, ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, समझ में आया, F2 कितना हो जाएगा, F1 का आधा हो जाएगा, समझ में आया सबको, कोई दिक्कत, नो मैम। पक्का समझ में आया, बहुत इजी है, ठीक है। तो कभी भी आपको निकालना हो, कोई भी मीडियम दिया हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, तो क्या करेंगे, न्यू जो हमारा फोर्स है कितना हो जाएगा, F1 बाय K, अगर आप बोल रहे हो K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, क्या कंप्लीट हुआ आपका, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, आपका क्या कंप्लीट हुआ, ये कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कंप्लीट हो गया। किसी इतने क्वेश्चंस किए, किसी को कोई डाउट है, नो मैम। मैम आप कल वो क्या क्या Q की वैल्यू कह रहे थे, फाउंड आउट करके आई हो जी। Q की वैल्यू
मैम आपने क्वेश्चन नहीं करवाया था, आप बोल रहे थे कि वहां पर क्या 2 की वैल्यू फाउंड आउट कर लियो, मेरे कर ली? पास भेजती हूँ। हाँ भेज दी। यस मैम भेजा तो था। अच्छा भेजा था, ओके ठीक है, सही था आपका आंसर, आर यू श्योर? अरे जी सही था। ठीक था कि नहीं आप बता दियो। ओके मैं देख के बताऊंगी, एक्चुअली अभी मैं सारे ग्रुप्स में ऐड नहीं हूँ, एक ग्रुप में ऐड हूँ, तो ये प्रॉब्लम है। एक जैसे भी ऐड करते हैं तो फिर मैं एक्टिव हो पाऊंगी। ठीक है, आप लोग का कौन सा ग्रुप है, वॉलंटियर्स जो है उसमें मैं ऐड हूँ। ठीक है, यस मैम उसी में भेजा हुआ है। उसी में भेजा है। ओके लेट मी सी। यस मैम। यस मैम। यस माफी चौहान, राइट? मैम। यस मैम। ओके ठीक है, आपकी Q2 की वैल्यू आई है 4.35 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, मैं इसे प्रॉपरली चेक करूंगी, देन आई लेट यू नो। ओके यस मैम। ओके गुड। यस नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये जस्ट मैं आपको जो है थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कोई बताए, बहुत इजी है, हम अलग अलग तरीके के सुपरपोजिशंस पढ़ते हैं। कोई डिफाइन कर सकता है यहाँ पे क्या होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? यस कोई डिफाइन कर सकता है? किसी पोजीशन पर रखकर जी उस पर फोर्स निकाल लेंगे जी। हाँ देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जो हमने अभी तक न्यूमेरिकल जितने भी देखे ना, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे अलग अलग चार्जेस है ना, ये आपका मान लो Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है, अलग 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 आपके पास अगर फॉर्म्स हैं, ठीक है, अलग अलग आपके पास चार्जेस हैं, तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चार्ज से इन पे नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है, तो आपका जो टोटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जो टोटल फोर्स है वो कितना हो जाएगा, समीशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू n f i। ठीक है, या एफ एन जिससे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, कि जितनी भी वैल्यूज होंगी आप उस पर टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई F1 पर्टिकुलर फोर्स चाहिए आपको, तो क्या हो जाएगा, दिस F11 प्लस F12 प्लस F13 प्लस F14, इजी, ऐसा कुछ टफ नहीं है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या बोलता है कि कभी भी अगर बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो, देखो नॉर्मल सी बात है, ये दो अलग अलग चार्जेस हैं, किसी डिस्टेंस पे रखे हैं तो फोर्स लगेगा इन पे, ऐसे ही इन पे फोर्स लगेगा, ऐसे ही इन पे फोर्स लगेगा, ऐसे ही इन पे फोर्स लगेगा। तो अगर हमको किसी पे नेट फोर्स चाहिए तो इंडिविजुअली सारे फोर्सेस फाइंड करेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे थे, और उन फिर सबको उन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। अच्छा इसके नो देखो ये चीज जो है जो बोर्ड क्लास में स्पेशली उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो भी बच्चे बोर्ड क्लासेस में हैं उनते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है, चार्जेस में से कंटिन्यूअसली क्या निकल रही हैं, कोई भी हमारे पास चार्ज है तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से क्या निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक है, ऐसे मान लो ये चार्ज है, इसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ पे एक और टेस्ट चार्ज रखा। ठीक है, यहाँ पे क्या करा आपने, एक टेस्ट चार्ज रखा, ये आपके पास क्या है, इसे बोल रहे हैं टेस्ट चार्ज, और इसे क्या बोल रहे हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज जो है ये क्या करने लगेगा, इस प्लस क्यू की वजह से, ये या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा, या तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगेगा इस पे, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लगेगा। ठीक है, तो जिस पर्टिकुलर एरिया में ये चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहीं से हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कि कितना फोर्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से आपका ई का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है ना, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट, यस एवरीवन, किसी को भी नहीं मालूम,
डाइन, डाइन डाइन क्या होती है? डाइन। और कूलम, देखो एसआई सिस्टम में चार्ज की यूनिट होती है कूलम और सीजीएस सिस्टम में होती है स्टेट कूलम। ठीक है, तो ये आ गई आपकी सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट डाइन बाय स्टेट कूलम। ओके, अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ई क्या है आपका? एफ बाई क्यू। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2 ML T माइनस 2। ठीक है, ये याद होना चाहिए। और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? AT। ठीक है, क्यू का फॉर्मूला होता है AT। तो आपका क्या हो जाएगा? ये ई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1 L1 A माइनस 1 एंड T माइनस 3। क्या हो जाएगा? तो ये प्रॉपरली इसको लिख लें, M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ओके, नेक्स्ट अब आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ड्यू टू पॉइंट लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई एक पॉइंट चार्ज है आपके पास। ठीक है, ठीक है, मान लो आपके पास ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज था। ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। और यहाँ पे आपने एक सोर्स चार्ज रख दिया। ठीक है, यहाँ से आपने एक सोर्स चार्ज रख दिया कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे। और ये कैसा है? ये जो टेस्ट चार्ज है आपका ये कैसा है? पॉइंट साइज है। पॉइंट साइज है। तो आपसे पूछा अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी आपसे ये पूछा गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होती है? F बाई क्यू। F बाय क्या होती थी? Q आएगा क्या? Q नॉट आएगा। देखो जो फोर्स है वो कौन एक्सपीरियंस करता है? यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, फोर्स कौन एक्सपीरियंस करता है? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट क्यू नॉट। फोर्स कौन एक्सपीरियंस करता है? टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करता है, सोर्स चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आएगा? E is Q equals naught. to F Q by naught. Q naught। अब F की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई My 4 pi एप्सिलॉन E नॉट naught. Q नॉट बाय R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। ठीक है, ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे सब लर्न रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। क्या होती है? Q बाय R स्क्वायर। क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर? हाँ जी. यस मैम यस मैम ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसे किस में भी लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो क्या हो जाएगा? ई मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, देखो एक तो आएगा डायरेक्शन बताने के लिए आपका यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो Q बाय दिस यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ये R क्या बताएगा? आपका डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन का मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में बता दूंगी। ठीक है, अभी मैं इसका यहाँ पे डायरेक्शन स्किप कर रही हूँ, वो पूरा एक बारी में ही पढ़ लेंगे अपन। जब डायपोल बताऊंगी तब बहुत अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, देखो R यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी हमने डिस्कस किया था। R डायरेक्शन बाय R मैग्नीट्यूड। यस, क्या हो जाएगा? R बाय हमारे पास R का मैग्नीट्यूड। ठीक है, R का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? Q बाय R के मैग्नीट्यूड का हो जाएगा ये क्यूब और ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, तो आज की फर्स्ट लेक्चर में